चलिए, कैसे हैं आप लोग। हमने वेक्टर का एक लेक्चर पढ़ लिया था, बेसिक बेसिक। आज हम पढ़ने वाले हैं डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है सारी फिजिक्स में ना। आपको वो दिखाई देगा बहुत जगह पे ना। क्रॉस प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा, डॉट प्रोडक्ट आपको बहुत जगह नजर आएगा। ठीक है, चलो फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है कि अगर हम आई को आई के साथ करें डॉट प्रोडक्ट, या जे को जे के साथ करें, या के को के साथ करें, तो उनका डॉट प्रोडक्ट वन होता है। ठीक। डॉट प्रोडक्ट अगर हम आई को जे से करें, या जे को के से करें, या के को आई से करें, आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं। के को पहले, आई को बाद, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप ए डॉट भी लिखें या बी डॉट, ए वैल्यू सेम ही आती है। तो अगर हम डिफरेंट का डिफरेंट के साथ करते हैं तो जीरो आता है। ठीक, ये आपको पता है। ठीक है, आगे बढ़ो। तो सेम का सेम के साथ करेंगे तो वन आएगा। देखो, जैसे हम आई को आई के साथ करेंगे वन, जे को जे के साथ करेंगे वन, के का के साथ करेंगे तो वन आएगा। लेकिन जैसे हम आई को जे से, जे को के से, या के को जे से भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं। आई को के से करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट आपका जीरो आता है। क्या आता है? जीरो आता है। चलो, यहाँ पे क्या है आपका ए डॉट बी। जब हम ए को, डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला क्या कहता है कि अगर हम किसी एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालें, तो ए डॉट बी का फार्मूला आता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। ये ए डॉट बी का फार्मूला, जो आपको किसी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल आपको फाइंड करना हो, इससे आप निकाल सकते हैं। उनका डॉट प्रोडक्ट कर लो और मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा करके आप निकाल सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि किसी का डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम आए, क्या है मैक्सिमम, तो बताओ क्या होगा। अगर हम थीटा जीरो ले लें, क्या ले लें, आपको पता है कॉस जीरो वन होता है। तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी, ए एंड बी को, जब थीटा जीरो होता है तो हम क्या बोलते हैं, थीटा जीरो कब आता है, जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल। इसका मतलब है कि थीटा जीरो लेने का मतलब है कि ये और भी एक दूसरे के पैरेलल है, ये भी बोल सकते हो। तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, कॉस जीरो, ये वैल्यू वन हो जाएगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर थीटा की वैल्यू आप 90 ले, तुमको पता है कॉस 90 जीरो होता है, तो जो मैग्नीट्यूड ए डॉट बी क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इसका मतलब है कि वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, या ऑर्थोगोनल ही बोल सकते हो। ठीक, तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। अगर थीटा 180 लेंगे, आपको पता है थीटा 180 कब आएगा, जब दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट में या एंटी पैरेलल हो ना, एक इस तरफ हो तो एक उसके जस्ट अपोजिट। तो इसका मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, कॉस 180। आपको पता है कॉस 180 माइनस वन, तो ए डॉट भी क्या होगा, माइनस वन, वही कॉस 180 वाला। यहाँ से जो कॉस 180 की वैल्यू यहाँ पे आ गई, माइनस आ गई, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते। अब दो वेक्टर आपको दिए हुए, हमने उन दोनों का ए डॉट बी निकाला। क्या निकाला, ए डॉट बी। ए डॉट बी आ गया जीरो, इसका मतलब ए और बी क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इसका मतलब परपेंडिकुलर। अगर किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना, आई को आई के साथ। देखो, यहाँ आई की वैल्यू टू है और यहाँ आई की वैल्यू, आई को आई के साथ करेंगे तो टू इंटू, पता है आई को जे के साथ जीरो आता है, आई को के साथ करेंगे तो जीरो आता है डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में हम सिर्फ आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ, बाकी सारी चीजें क्या होने वाली हैं, जीरो। तो टू इंटू माइनस थ्री करेंगे प्लस, यहाँ माइनस वन है इंटू यहाँ पे माइनस टू है, ठीक, साइन के साथ लेंगे, प्लस यहाँ वन है इंटू फोर। तो अब इसको माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लीकेशन में तो प्लस हो जाएगा ये। टू थ्री जा सिक्स, माइनस रहेगा यहाँ पे माइनस सिक्स। और पता है आपको ये टू वन जा टू हो गया, नेगेटिव का मल्टीपल पॉजिटिव हो जाएगा, टू और यहाँ से फोर आ गया, फोर टू सिक्स माइनस सिक्स, जीरो आ गया। मतलब डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ गया, इसका मतलब वो दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देखो, यहाँ पे वेक्टर ए है, यहाँ पे वेक्टर बी। तो हमसे कहा जाए बताओ ए डॉट बी निकाल, ए डॉट बी कैसे निकलेगा बताओ। आई को आई के साथ, थ्री टू जा सिक्स, टू थ्री जा माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस लेना पड़ेगा, टू थ्री जा माइनस थ्री है तो माइनस सिक्स, और माइनस फोर इंटू टू माइनस एट। तो सिक्स से सिक्स क्या होने वाला है, कैंसिल हो जाएगा और माइनस एट बच जाएगा। समझ गए। ऐसे ही हम ए डॉट बी की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है,
अगर हमसे पूछ लिया जाए यहाँ पे देखो फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी लिखा है ना, तो वेक्टर ए है वेक्टर बी है, तो हमने फार्मूला पढ़ा है पीछे ए डॉट बी वाला, ये वाला मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, यही पढ़े हो ना पीछे फार्मूला, यही तो पढ़े हो, यही तो फार्मूला लगेगा। किसी भी दो वेक्टर के बीच अगर आपको एंगल निकालना हो तो पहले ए डॉट बी निकाल, यहाँ कोफिशिएंट वन है, वन इंटू माइनस वन इंटू वन, ये हो गया वन इंटू माइनस वन, तो सॉल्व करने के बाद माइनस थ्री आया, देख लो आप अच्छे से, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, यहाँ एक ही माइनस तो माइनस बचा रहेगा, माइनस वन क्या आ गया, माइनस थ्री आ गया, ये डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू, किसकी डॉट। और मैग्नीट्यूड ऑफ है आप पहले ही पढ़ चुके, अंडर रूट क्या होता है, इसका कोफिशिएंट इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर, ये माइनस वन नहीं लोगे तो भी चलेगा क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव कभी पॉजिटिव होने वाला है, तो वन 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 का स्क्वायर रूट थ्री आएगा, यहाँ भी वन 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 ही है तो रूट थ्री आएगा। तो इस फार्मूले पे आप cos थीटा की वैल्यू निकालनी, इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे, ए डॉट बी की वैल्यू पहले ही आ चुकी है कितनी, माइनस थ्री, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए रूट थ्री है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी रूट थ्री है, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, थ्री थ्री से थ्री क्या हो गया, कैंसिल हो गया। cos थीटा की वैल्यू माइनस वन कब आएगी बताओ, cos थीटा की वैल्यू माइनस वन कब होती है, थीटा वन एटी हो या वन एटी भी हो सकता है, पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे होता है ना, अगर हम रेडियन में देखें तो पाई तो वन एटी ही होता है ना, तो पाई थ्री पाई फाइव पाई सेवन पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे कॉस माइनस वन देता है और इवन मल्टीपल पे वन देता है, ठीक। तो ऐसे अगर एंगल निकालना हुआ तो हम इस तरीके से हम एंगल फाइंड कर लेंगे, एक बार आप देख लें अच्छे से, ये इस फार्मूले पे इसको डिनोमिनेटर में लाया गया, सारी वैल्यू ए डॉट बी ये है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपने निकाल लिया, फाइनल आपका आंसर ये है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सब ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है लिखा, क्योंकि लिख लिख के समझाया जाता है, कुछ लिखा तो रहता नहीं है, तो पहले हम क्या करते हैं, लिख के उसको समझते हैं। चलो यहाँ पे बताओ एंगल बिटवीन ए और बी के बीच, यहाँ पे देखो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, एंगल बिटवीन क्या बताया ना, ए एंड बी, तो पहला काम होता है वही फार्मूला जो पीछे था, ए डॉट बी निकालना ना, तो हमने ए डॉट बी निकाल लिया, कितना आया आई को आई के साथ, यहाँ वन इंटू फोर कितना आएगा फोर, यहाँ माइनस टू इंटू थ्री कितना आएगा माइनस सिक्स, यहाँ टू इंटू सिक्स कितना आएगा ट्वेल्व, ट्वेल्व और फोर सिक्सटीन माइनस सिक्स कितना आया टेन आ गया, ए डॉट बी है। फिर और क्या निकालना रहता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, क्या होगा वन का स्क्वायर टू का स्क्वायर टू का स्क्वायर कितना आया थ्री, फोर का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर सिक्स का स्क्वायर कितना आ गया 61, तो इस पूरे को ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, यही वाला फार्मूला, ये वाला ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए डॉट बी की वैल्यू आप निकाल चुके हो कितना है 10, और ये ए और ये बी, तो cos थीटा की वैल्यू ये आएगी, थीटा क्या होगा, cos उधर ले जाओगे तो इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, तो आपका cos इनवर्स हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर। तो ऐसे हम एंगल निकाल लेते हैं अगर दो वेक्टर के बीच में, वैसे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको बस डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए कैसे निकालते हैं, ठीक। चलो यहाँ पे क्या लिखा है, वेक्टर दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर, अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर है इसका मतलब है कि उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, है ना, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दो, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, सॉल्व कर लो, इक्वल टू जीरो करके सॉल्व कर, टू इंटू माइनस टू आएगा माइनस फोर, ठीक है, फोर इंटू प्लस फाइव प्लस ट्वेंटी आएगा, माइनस सिक्स इंटू एक्स माइनस सिक्स एक्स, अब डॉट प्रोडक्ट इनका क्या होगा जीरो होगा, तो इक्वल टू क्या करेंगे जीरो, क्योंकि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो सिक्स एक्स उधर शिफ्ट कर दो, ट्वेंटी माइनस फोर कितना हो गया सिक्सटीन, सिक्स आ गया नीचे, टू से डिवाइड कर दिया कितना आ गया एट बाई थ्री आ गया, समझिए अगर कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो ही होगा, ऐसे आप निकाल लेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ये था हमारा डॉट, अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे, क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहता है, अच्छा डॉट प्रोडक्ट में सेम का सेम के साथ वन आता है, लेकिन क्रॉस में ऐसा नहीं, क्रॉस में जीरो आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में सेम का सेम के साथ करोगे तो जीरो आएगा, अगर आई जे के, तो यहाँ पे देखो समझाया गया है थोड़ा सा, अगर आई को जे के साथ करेंगे, आई पहले आता है अल्फाबेट, फिर जे आता है, फिर के आता है, फिर आई फिर जे फिर के, दो तीन बार लिख लो, दो बार लिख लिया भाई, अगर तुम
ऐसे ही सीरियल वाइज चल रहे थे, आई क्रॉस जे के होगा, समझ रहे हो? फिर जे क्रॉस के आगे वाला आई होगा, फिर के क्रॉस आई जे होगा, फिर आई क्रॉस जे के होगा, जे क्रॉस के आई होगा, समझ गए? लेकिन अगर तुम पीछे से आओगे, इसका उल्टा चलने लगे, क्या क्या चलने लगे? उल्टा चलने लगे। मतलब आई क्रॉस जे के होगा, जे क्रॉस के आई होगा, के क्रॉस आई जे होगा, समझ गए? लेकिन अगर तुम उल्टा आने लगे तो आगे क्या आने वाला है? जे। लेकिन अगर तुम रिवर्स में ले रहे थे, जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस के आएगा, आई क्रॉस के करोगे तो माइनस जे आएगा, के क्रॉस जे करोगे तो माइनस आई आएगा, आई क्रॉस के करोगे तो माइनस जे आएगा, तो जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस के आएगा अगर उल्टा कर रहे हो। तो देखो आई क्रॉस जे के हो, जे क्रॉस के आई होगा, के क्रॉस आई जी होगा, बस यही तीन यूज होता है। अगर इसको उल्टा कर दोगे तो साइन बदल जाएगी, देखो साइन बदल गई, आगे पीछे करें। इसका मतलब है कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में, देखो डॉट प्रोडक्ट में चाहे ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट ए, कोई फर्क नहीं आता डॉट प्रोडक्ट। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में आता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है। अगर तुम ए बी को आगे पीछे करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हुई है, जे को पहले की आई को बाद में किए तो माइनस हो गया, जे को पहले किए के को बाद, के को पहले जे को बाद में माइनस हो गया, आई को पहले के को बाद में माइनस हो गया। तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन बदल जाती है, ठीक है? इसको निकालने का तरीका है कि अगर ए और बी वेक्टर दिए, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालें। तो एक तरीका दिए जो लिखा हुआ है आपके सामने, देखो पहले क्या करो, आप आई जे के लिखो ऐसे, फिर पहले ए क्रॉस बी है तो पहले ए वेक्टर का कोफिशिएंट लिखो, फिर बी वेक्टर के कोफिशिएंट लिखो। आई है 2, जे है -1, के है 3, ठीक। फिर बी का लिखो, ए क्रॉस बी चाहिए ना, बी का 3, फिर 1, फिर -2, ठीक। फिर यहाँ पे लिखेंगे आई कैप, इसको ढक लो, इसको ऐसे ढको, पहले लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करो, इसको ढक लो ऐसे, फिर पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, फिर बीच में माइनस लगाओ, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करो माइनस करके, 3 1 जा 3 तो 2 -3। लेकिन जब जे पे आओगे तो माइनस जे लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा? हाँ, तो याद रखो जे को जब लिखोगे तो माइनस जे लिखोगे, तो इस जे को ढक दो, मतलब ये जे अब नहीं है तुम्हारे काम का। सिर्फ कौन है? ये दोनों पहले लेफ्ट तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, -4 आएंगे, माइनस है, फिर बीच में माइनस लगा देना है, फिर 3 3 जा 9, 9 आ गया, फिर ये हो गया, फिर क्या करना है? फिर के को ढक लेना है, किसको? के को हटा दो, मतलब मान लो के है ही नहीं, हटा दो, प्लस के लिखना है, सिर्फ जे में माइनस लेना, ध्यान देना, के को ढक लो, फिर इधर लेफ्ट साइड 2 1 जा 2, ठीक, फिर बीच में माइनस, ठीक है, फिर 3 1 जा 3, माइनस है तो -3, ठीक। ये हमारा हो गया के का, बस सब सॉल्व हो गया। 2 -3 -1 आएगा तो माइनस आई हो जाएगा, देखो -9 -4 -13, बाहर भी माइनस है तो माइनस मल्टाई होकर प्लस हो जाएगा, 13 जे। ये माइनस इस माइनस से मल्टाई होकर प्लस होना है, 2 और 3 5 आ गया 5 के। एक तरीका तो ये है सॉल्व करने का, एक तरीका होता है डायरेक्ट ये वाला, ए क्रॉस बी को डायरेक्ट कर लो। आगे बढ़ते दिखाते हैं कैसे। एक तो ये वाला तरीका है, जब तीन वेक्टर दिए हो तो बेस्ट है कि इसी से करो, किससे? जब तीनों वे कोफिशिएंट दिए हो आई जे के, तो बेस्ट है कि आप इसी से जल्दी से करें। जब तीनों, अगर कोई एक गायब हो तो वो वाला बेस्ट है जो भी बताने का, मतलब तीनों ए और बी जो जिसका तुम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हो, मान लो एक में के गायब है, तब दूसरा वाला ठीक पड़ेगा। अगर तीनों में आई जे के का कोफिशिएंट है, बी में भी आई जे के का कोफिशिएंट है, तब इससे जल्दी आ जाए, समझ गए? और अगर वो ऐसा नहीं रहा, कोई ये देखो ये वाला तरीका है, ये सबको बारी बारी क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। ये आपका ए है, ये बी है, तो ए क्रॉस बी, ठीक। तो पहले आई को बारी बारी इससे, फिर इससे, फिर इससे, ऐसे करना पड़ेगा। फिर जे को एक बार इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर के को एक बार इससे, फिर इससे, फिर इससे, बारी बारी। देखो आई क्रॉस आई सबको पता है जीरो होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में सेम का सेम के साथ जीरो होता है। फिर आई क्रॉस जे होता है के, सबको पता है, 2 1 जा 2, आई क्रॉस जे के होगा। फिर आई क्रॉस के, पता है आई क्रॉस के माइनस जे होती है, इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा ये वाला। देखो कितना लेंथी जा रहा है,
तो ये वाला हम नहीं यूज करेंगे कब, जब तीनों के कोफिशिएंट बताओ आई जे के। ये थोड़ा लेंथी जाएगा, सबको बारी बारी करना पड़ता है, समझ गए। हाँ, लेकिन अगर ऐसा दिया हो, मान ऐसा दे, कहाँ गया ये वाला, नहीं ये तो फार्मूला लिखा हुआ है। ये एक फार्मूला है कि अगर ए और बी क्या दिया हो, साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अगर ये पैरेललोग्राम की साइड है और भी, तो उनका एरिया के क्रॉस प्रोडक्ट से निकलेगा। किससे निकलेगा, जो एरिया होगा वो कैसे निकलेगा। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछेगा तो यहाँ हाफ कर देना बस। क्या कर देना, अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है तो यहाँ पे हाफ कर देना है बस, समझ गए। अब मैं आता हूँ किसी दूसरे क्वेश्चन पे। देखो जैसे ये ए है और ये बी, यहाँ पे देखो आई और जे है, यहाँ पे जे और के है, तो ये वाला मेथड आसान पड़ेगा। तो उस वाले पे मत जाना, किस पे, आई जे के वाले। ये वाला बेस्ट कब पड़ता है, जब आई जे के तीनों के कोफिशिएंट दिए हो तब ये बेस्ट। और अगर तीनों नहीं दिए, किसी का दो है या किसी का तीन है या किसी का दो है, किसी का दो है या किसी का दो है, किसी का एक है, तो बेस्ट है कि ये वाला फटाक से आ जाए। देखो कैसे, सबको पता आई क्रॉस जे के होता है ना, याद है ना, ये आई क्रॉस जे के। अल्फाबेट में सीरियल वाइज जाओगे तो अगला नंबर, अगला वाला अल्फाबेट आ जाएगा। तो आई क्रॉस जे के होगा और टू थ्री जा सिक्स, ठीक है। आई क्रॉस के है, आई क्रॉस के मतलब उल्टा ले रहे हो, तो हमें के क्रॉस आई लेते तो जे आता, लेकिन हम उल्टा कर दिए, आई क्रॉस के कर रहे हैं मतलब माइनस जे आएगा। और टू टू जा फोर, खत्म। चलो जे का जे के साथ सबको पता है जीरो होता है, जे को जे के साथ जीरो करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट है ना। तो यहाँ जे क्रॉस के है, जे क्रॉस के आई हो, और माइनस वन इंटू टू तो माइनस टू, ये टू इंटू माइनस वन ले लिए। देखो अब इसको पहले ले लो, माइनस तो हटेगा नहीं क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा, तो माइनस टू आई, आई पहले ले ली, माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस बचा रहेगा, माइनस फोर जे प्लस सिक्स। समझ गए, समझ आया कि नहीं आया। टू आई, मान लो माइनस टू आई प्लस के है, के है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट करना किससे, टू जे माइनस आई से। जब दो वाले हो तो ये वाला बेस्ट तरीका है, समझ गए, ये वाला बेस्ट तरीका है। चलो आई क्रॉस, पहले टू टू जा माइनस फोर, माइनस यहाँ लगा हुआ है देखो। और बताओ आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे होता है के, तो के सीधा लिखो। और बताओ आई क्रॉस आई तो जीरो हो जाएगा, उसको लिखो ही मत। अब इस पे आ जाओ, प्लस यहाँ वन है यहाँ टू, टू वन जा टू, के क्रॉस जे उल्टा ले रहे हो, जे क्रॉस के लेते तो आई आता, तुम उल्टा ले रहे हो, के क्रॉस जे ले रहे हो, इसका मतलब माइनस आई आएगा, ठीक। यहाँ प्लस वन, यहाँ माइनस वन, तो माइनस आ जाएगा, माइनस वन। अब देखो के क्रॉस आई, के क्रॉस आई मतलब आगे की तरफ जा रहे हो, मतलब यहाँ पे जे आएगा, समझ गए। आई क्रॉस के कर दोगे तो माइनस जे हो जाएगा, समझ गए, उल्टा कर ले। तो क्या है तुम्हारा, ये माइनस यहाँ बचा रह गया, माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा, तो माइनस टू आई हो जाएगा, और माइनस जे, और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस फोर के, ठीक है। ये फाइनल हो। तो आपको बेसिकली क्या याद रखना है, ये कि अगर आई क्रॉस जे करेंगे तो के, जे क्रॉस के करेंगे तो आई, लेकिन उल्टा ले लेंगे तो माइनस में, के क्रॉस आई करेंगे तो जे, उल्टा लेने लगेंगे तो माइनस आ जाए, समझ गए। यही आपको याद रखना है, ये फटाक से देखो आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम फटाक से क्या करते हैं, जब तीनों दिया होगा तो बेस्ट तरीका है वही, समझ गए। देखो इसका भी देखो, ये क्रॉस भी यहाँ निकाला गया है, देख लो। तुम ऐसे निकालोगे तो भी आ जाएगा, देखो आई की वैल्यू टू, जे की वैल्यू माइनस वन, के की वैल्यू जीरो, आई की वैल्यू है ही नहीं जीरो, जे की वैल्यू थ्री और के की वैल्यू टू। पहले क्या करते हो, आई को ढकते हो, आई को ढक लो, यहाँ आई लिखो, टू वन जा माइनस टू, फिर माइनस लगाते हो, थ्री जीरो जा जीरो, खत्म। फिर अगला क्या होता है, माइनस जे ले, तो इस वाले में बीच में माइनस आता है, तो फिर क्या करते हैं, इसको ढकते हैं, इसको ढकेंगे माइनस जे, तो टू टू जा फोर, यही ना, पहले लेफ्ट साइड में ट्राई करते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर जीरो इंटू जीरो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसको हटा, हो गया ये, फिर के को ढक लेंगे, यहाँ लिखेंगे प्लस के, अब देखो फिर लेफ्ट साइड, थ्री टू जा सिक्स, फिर माइनस, फिर जीरो इंटू माइनस वन जीरो, कितना आ गया, सिक्स आ गया।
समझ गए? तो यहाँ से -2 बाहर चला जाएगा, यहाँ से 4 माइनस ही रहेगा, यहाँ से 6 के हो जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट, कभी कभी रोटेशनल मोशन की जरूरत पड़ती है टॉर्क निकालने में, जहां जहां पे भी क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा वहां वहां इसकी जरूरत आपको पड़ेगी, पूरी फिजिक्स में कहीं पे भी पड़ सकती है। ठीक है, तो आपको आना चाहिए कैसे हम निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अब आते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? अगर हमें किसी दो वेक्टर को ऐड करना है, या क्या करना है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर दोनों वेक्टर क्लॉकवाइज में चल रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट आपको एंटी क्लॉकवाइज में लेना पड़ता है। मतलब ये कैसे घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो उनका रिजल्टेंट क्लॉकवाइज है। समझ गए? अगर देखो ये कैसे चल रहे हैं, ये और भी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो रिजल्टेंट एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। समझिए? कभी ये क्लोज एक डायरेक्शन में नहीं चलेंगे अगर रिजल्टेंट है, तो अगर वो, इसका मतलब है ये आर की वैल्यू क्या होगी, ये कैसे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, और ये कैसे, ये चल रहा है क्लॉकवाइज में, तो ये कैसे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये समझने के लिए लिखा है कि अगर दो वेक्टर क्लॉकवाइज में हो तो उनका रिजल्टेंट एंटी क्लॉकवाइज में दिखता है, और अगर दो वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज में हो तो रिजल्टेंट आपको क्लॉकवाइज में दिखता है। मतलब अगर कोई वेक्टर आर ऐसे लिखा है, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी, तो इसका जो रिजल्टेंट है आर वो किसके बराबर है, ए प्लस बी। यहाँ लिखा हुआ है ना नीचे, देखो नीचे लिखा हुआ है, नीचे आपका लिखा हुआ है, देखो आर की वैल्यू ए प्लस बी के बराबर है। तो यहाँ पे भी आर की वैल्यू ए प्लस बी होगी यहाँ पे। लेकिन अगर ऐसा आ जाए, देखो ये क्या हो रहा है, सब इधर चल रहा है, ये वो जहाँ पे ये टेल है, ये हेड है, ये जहाँ पे खत्म हुआ वहीं से चालू हुआ, फिर पूरा एक क्लोज लूप में घूम रहा है। देखो सब एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि तीनों को एक तरफ रखना पड़ेगा और इक्वल टू जीरो लिखना पड़ेगा। मतलब उनका रिजल्टेंट जीरो आने वाला है अगर कोई चीज एक क्लोज लूप बना ली। क्या बना ली? वो फोर्स भी हो सकती है, वो फोर्स भी हो सकती है। मान लो ए बी सी तीन फोर्स है, तीनों एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं, उसका मतलब उसका एक क्लोज लूप ट्रायंगल बना रहे हैं, इसका मतलब उसका रिजल्टेंट जीरो आने वाला है। ठीक है? और ये ट्रायंगल ला तो नहीं, इसको हम पॉलीगन ला बोलते हैं। समझ गए? तीन से ज्यादा साइड है ना, इसको पॉलीगन ला बोल सकते हो। पॉलीगन लॉ क्या कहता है कि अगर एक से ज्यादा, तीन से ज्यादा भी वेक्टर हो, चार हो, पांच हो, छह हो, कितने भी हो, कोई फर्क नहीं। आप बस देख लो कौन क्लॉकवाइज में चल रहा है और कौन एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है। तो क्लॉकवाइज को अगर आप पॉजिटिव मान रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव मानना पड़ेगा। बस समझ गए? या सबको एक तरफ कर दो, रिजल्टेंट आ जाए। मतलब क्लॉकवाइज को एक तरफ कर दो, एंटी क्लॉकवाइज को एक तरफ, फिर इस तरफ ले आओ तो माइनस में चला जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो। देखो एक बी सी डी कैसे चल रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज में चल रहा है ए बी सी डी, लेकिन ई कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब है कि ई जस्ट अपोजिट चल रहा है। इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है तो उसको एक तरफ रख दो, बाकी क्लॉकवाइज को एक तरफ रख दो। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये क्लॉकवाइज में था और ये एंटी क्लॉकवाइज में था, उसको निगेटिव ले लो तो इक्वल टू जीरो। या इनको इस तरफ लेके आओ, ठीक है? इसको पॉजिटिव ले लो और क्लॉकवाइज को निगेटिव ले लो, सब एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये ध्यान में रखना है कि अगर हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिए हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव ले लो, बात खत्म। या तो आप ऐसे लिख लो कि एंटी क्लॉकवाइज वाले को एक तरफ लिख लो, क्लॉकवाइज को एक तरफ, या सबको एक तरफ लिख लो, इक्वल टू जीरो कर दो। तब क्या करना है, अगर हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव ले लो, तो आपका फाइनल आंसर दिख जाएगा। समझ गए? कैसे ऐड करना है, आगे बढ़ते। अब यहाँ पे देखो, अब इसमें देखो कौन क्लॉकवाइज है कौन एंटी क्लॉकवाइज, नजर आ रहा है आपको? देखो ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। कौन एक दिशा में चल रहा है, एक डायरेक्शन में, ए चल रहा है, सी चल रहा है और डी एक तरफ चल रहा है, एक तरफ मैंने ऐड कर दिया। देखो इधर जिधर ई चल रहा है उधर ही बी चल रहा है, उधर ही एफ चल रहा है, बी एफ ई एक तरफ चल रहा है, बी ई एफ ले लिए। देख रहे हो, एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज, एक तरफ क्लॉकवाइज। ठीक है? या तो सबको एक तरफ कर दो, इक्वल टू जीरो कर दो, एक ही बात, वही तो है जो मैंने बताया। समझ गए? आगे बढ़े। अब देखो ये क्या है, ये क्वेश्चन एक्चुअल में, ये क्वेश्चन जो है
ये आया हुआ था AI EEE। ये पहले IEEE होता था जब जेई मेन नहीं था ना। AI EEE 2002 में पूछा गया था। ठीक। फिर इसको नीट ने पूछा, सेम वही सेम क्वेश्चन ही पूछ लिया। फिर नीट ने कब पूछा? 2019 में। ये वाला उसने कहा तीन फोर्सेस हैं, ए बी और सी। ऐसे डायग्राम बना हुआ है, ए बी और सी आपको दिख रहा है। ये सब नहीं लिखा था क्लोज, ये तो मैंने लिखा है। तुमको पता है जब कोई चीज एक ही डायरेक्शन में चले और एक लूप बना ले पूरा कंप्लीट, तो रिजल्टेंट क्या आता है? जीरो। पढ़े ना? तो ए बी सी क्या है लिखा है ना, थ्री फोर्सेस ए बी एंड सी एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एज शोन इन फिगर ए बी और सी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कह रहा बताओ, हो सकता है ऑप्शन कुछ और ले लिया गया हो, लेकिन क्वेश्चन यही था। आपको पता है जब एक क्लोज लूप बनाएगा तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? जीरो। मतलब रिजल्टेंट फोर्स आने वाली है जीरो। जब फोर्स जीरो हो जाएगी इसका मतलब अगर किसी चीज पे फोर्स ही नहीं लग रही है, रिजल्टेंट जीरो, तो उस पे एक्सीलरेशन आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा ना? हाँ, नहीं आएगा। तो फिर क्या करेंगे हम, बताओ क्या करेंगे? क्या करेंगे जब रिजल्टेंट जीरो हो जाता है? फोर्स जीरो हो जाएगा, इसका मतलब है कि उसका एक्सीलरेशन भी जीरो है। एक्सेल फोर्स जीरो का मतलब है एक्सीलरेशन जीरो, एक्सीलरेशन जीरो का मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा। सीधी बात है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तभी तो एक्सीलरेशन जीरो होगा। लिखा है ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एक्सीलरेटिंग, नहीं भाई एक्सीलरेशन तो जीरो है। ऑब्जेक्ट हैविंग कांस्टेंट वेलोसिटी, सही बात। वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, नहीं वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। समझ गए? ये आया हुआ है दो नीट में, AI EEE में आया हुआ था 2002 में, फिर नीट ने उसको 2019 में पूछ लिया। बहुत सारे क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं जेई मेन के, किसमें? नीट में पूछे जा रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री के। इसलिए आप जेई, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छी रैंक चाहिए, तो आपको जेई मेन के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। जान जाओ, नहीं तो पेपर दे के आओगे कहोगे पेपर टफ आया था, ऐसा आया था, वैसा आया था। कुछ नहीं आया, सब सही। पढ़ना लिखना है नहीं तो टफ ही लगेगा ना। पढ़ना लिखना का मतलब नहीं कि 2 घंटे पढ़ लिए, 4 घंटे पढ़ लिए। मिनिमम आपको 8 घंटे पढ़ने पड़ेंगे मिनिमम, क्लास छोड़ के। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो छोड़ के। जब आपकी क्लास ना रहे तो आपको पढ़ना पड़ेगा कितना? इतना। जब आपकी क्लास है चल रही है तो आपको पढ़ना पड़ेगा इतना मिनिमम। तब जाके सिलेक्शन होगा, अदरवाइज सिलेक्शन भी नहीं होगा। जिंदगी भर पढ़ते रहो। समझे? इसलिए हम क्या कहते हैं, मेहनत। जो पढ़ता है वो ऐसे ही पढ़ता है, उसको आसपास कुछ नहीं दिखाई देता। समझे? चलो, अगला टॉपिक क्या है आपका? अगला टॉपिक है आपका पैरेललोग्राम। हाँ चलो इसको खत्म करते हैं। पैरेललोग्राम ला क्या कहता है? पैरेललोग्राम ला की हेल्प से हम निकालते हैं किसी भी दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा ना। मान लीजिए दो वेक्टर थे, तो समझा समझा के मैंने लिखा हुआ है सब। चलो फटाफट बताता हूँ। ये वेक्टर ए था पहले, ये वाइट वाला, और ये वेक्टर बी था, और दोनों के बीच में एंगल थीटा था। ठीक। क्या था? थीटा। तो पैरेललोग्राम ला क्या कहते हैं? एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। आपको पता है वेक्टर को हम ट्रीट करते हैं एज अ फ्री वेक्टर, पढ़े हो ना, कि हम उसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, जैसा आगे पीछे ऊपर नीचे जैसा है सेम वैसे, कुछ एंगल में कोई रोटेशन नहीं कर सकते। हमने क्या है कि ए को शिफ्ट किया है ऐसे पैरेलली, और बी को पैरेलली शिफ्ट किया है ऐसे, तो चार साइड आपको दिख रही है पैरेललोग्राम बनती हुई टेम्पोरी। बी और बी, ए और ए। आपको पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, आपने पढ़ा है मैथ में, 9th में 8th में जब भी। आपको पता है अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल कितना होगा भाई? और रिजल्टेंट क्या होता है? अगर ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, कैसे चल रहे हैं ये? एंटी क्लॉकवाइज, तो रिजल्टेंट कैसा जाएगा? क्लॉकवाइज। ये ए और बी का रिजल्टेंट है, ये पिछली वाली स्लाइड से आया ना, कि अगर ए और बी जैसे हैं, ए और बी एंटी क्लॉकवाइज तो रिजल्टेंट क्लॉकवाइज। ठीक। तो यही हमारा यहाँ पे भी है। अगर ए ये मान लिया, बी ये मान लिया, तो रिजल्टेंट ये है आर। ठीक है।
और क्या बने देखो, ए और बी एंटी क्लॉकवाइज तो रिजल्टेंट क्लॉकवाइज। ठीक। चलो ये थीटा कैसे आया पता है? मैथमेटिक्स आती होगी थोड़ी बहुत आपको, आती है ना मैथमेटिक्स? ये दो पैरेलल लाइंस है, पहले ना ट्रांसवर्सल, ये दोनों क्या होती है? अल्टरनेट एंगल, याद है? अगर किसी लाइन को, ये दो पैरेलल है ना, बी और बी, दोनों बी ही वेक्टर है भाई। ये भी बी है, ये भी बी है, पैरेलल ही तो है दोनों एक दूसरे के। शिफ्ट की हो ना, अगर मैं इसको खींच दूं तो ये ए पे ट्रांसवर्सल की तरह काम नहीं करेंगे। ये तुम्हारा ए है, ए ये है ए, और ये तुम्हारा बी की तरह है। तो पता नहीं है अगर ट्रांसवर्सल क्या होते हैं, अगर ये पैरेलल है तो ये कौन से एंगल होते हैं भाई? अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे? अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल्स होते हैं। ठीक, इसीलिए ये भी थीटा हो गया, समझ गए? ये थीटा है तो ये भी थीटा, आपको पता है बी है। हमने क्या किया, एक 90 डिग्री का, एक 90 डिग्री का हमने क्या किया, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। एक क्या ड्रॉप किया कि इसको सॉल्व करें, डिराइव करें फार्मूला, ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो हमें पता है थीटा के सामने क्या होगा, बी साइन थीटा, और एडजेसेंट में क्या होगा, बी कॉस थीटा। ठीक। या आप इसको एक्स वाई मान के सॉल्व कर सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालिए तो आपका एक्स और आपका वाई आ जाएगा। ठीक है, तो याद रख लो थीटा के सामने साइन होता है और उसके एडजेसेंट कॉस होता है, और ये तो हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्रायंगल है, छोटा वाला भी। अब देखो, अब हम कौन से ट्रायंगल की बात करें? अब हमें ट्रायंगल दिखा, कौन सा लिखा है? इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ये ट्रायंगल देखो, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है। ये भी तो, ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन है तुम्हारे काम, बस एक बार देख लो। ओ पी क्यू, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें इसलिए हम पाइथागोरस यूज कर रहे हैं। क्या करता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है? ओ क्यू। बाकी दो साइड कौन सी हैं? एक ओपी है यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक पी क्यू। तो ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, आप पाइथागोरस लगा लिए। और ओ क्यू की वैल्यू आर है तो यहाँ रख ली। ओपी क्या है? ओपी, ओपी है ओ एस प्लस एस पी। ओ एस क्या है? ए, और एस पी क्या है? बी कॉस थीटा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। और हमारा पी क्यू क्या है? बी साइन थीटा का स्क्वायर। और पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही ना? यहाँ पढ़ा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या पढ़े भाई? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab आ गया ना। और इधर क्या आएगा? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इन दोनों को एक साथ कर, इन दोनों में कॉमन है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉमन है, बी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या? कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। ये हो गया 1, और बचा क्या साथ में? ये वाला टर्म 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर बचा, और साथ में ये कॉमन आके बी स्क्वायर बचा, और साथ में 2ab कॉस थीटा। तो जो हमारा फार्मूला आया है आपके सामने जो दिख रहा है, कौन सा फार्मूला? ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है, ये फार्मूला आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, समझ गए? ये आपका फार्मूला आ गया, ये आपका रिजल्टेंट का फार्मूला है किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी, चाहे वो फोर्स हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे मोमेंटम हो, कुछ भी हो, तो एक्सीलरेशन हो, रिजल्टेंट ऐसे ही निकलेगा दो वेक्टर के बीच। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा क्या है भाई? एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल। तो आर निकालना होगा तो स्क्वायर है तो रूट में चला जाएगा। रिजल्टेंट आर है, थीटा क्या? एंगल बिटवीन दो वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना? यहाँ रखो ए और बी, उनके क्या है? वैल्यू में मैग्नीट्यूड है। देखो यहाँ पे मैंने समझाया, देखो ये वाला ट्रैक, ये छोटा वाला, ये थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। फिर साइन थीटा की वैल्यू पी क्यू अपॉन बी आ गया, तो पी क्यू की वैल्यू आ गई, समझ गए? कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। पता नहीं है 90 है, तो 90 के सामने हाइपोटेनियस ही तो होता है। तो कॉस थीटा क्या होगा? एडजेसेंट पी एस अपॉन हाइपोटेनियस, 90 के सामने क्यू एस, तो हाइपोटेनियस है। तो हमें पी एस निकालना था ना, तो पी एस क्यू एस की वैल्यू बता है, क्यू एस की वैल्यू कितनी है? बी रख दो यहाँ पे, तो पी एस आ गया बी कॉस थीटा, यही है जो डिराइव किया।
तो आप सीधा याद रख लो कि थीटा जब भी सामने पाइथागोरस जब 90 डिग्री एंगल पे थीटा के सामने साइन आता है और एडजेसेंट में कॉस आता है, और ये हाइपोटेनियस की वैल्यू है बी। तो थीटा के सामने आएगा बी कॉस साइन थीटा और एडजेसेंट पे बी कॉस थीटा। तो ये आपका रिजल्टेंट का फार्मूला है जो आपको डायरेक्ट फार्मूले में यूज करना पड़ता है ये। ठीक है, देख लो अच्छे से। और अगला आपके सामने ये अल्फा। अल्फा क्या लिया है मैंने, किसके बीच का एंगल है अल्फा, ये वाला अल्फा, ये अल्फा है। अल्फा है रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का एंगल क्या है, अल्फा है। और वो जो है उसको मैंने बीटा मान लिया, और ये पूरा क्या था, पूरा कितना एंगल था टोटल, पूरा एंगल तो थीटा था ना भाई, ए और बी के बीच। मतलब अल्फा प्लस बीटा मिला के थीटा होगा, समझ गए। एंगल बिटवीन रिजल्टेंट और वेक्टर ए, रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच में एंगल है अल्फा, क्या है अल्फा। तो टेन अल्फा की वैल्यू निकाली गई, क्या निकाली गई है, टेन अल्फा क्या होगा इधर से देख, यही है ना अल्फा, ये तो अल्फा है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, टेन अल्फा क्या होता है, टेन क्या होता है अपोजिट, अपोजिट में कौन है बी साइन थीटा। एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या है ओपी, ओपी में क्या है ए प्लस बी कॉस थीटा। पूरी टिग्नोमेट्री लग रही, ये ना राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें टेन अल्फा लगाना, ये ट्राइंगल ओ पी क्यू में, ठीक है। अपोजिट में बी साइन थीटा और जेडसन में ए प्लस बी कॉस थीटा, वही यहाँ लिखा हूँ, ठीक है। रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच में टेन अल्फा, बस। अगर थीटा जीरो होगा तो थीटा जीरो यहाँ रख के चेक कर लो क्या है, अगर थीटा जीरो पे कॉस जीरो वन आएगा तो रिजल्टेंट देख लो। ये वो वाला फार्मूला जो पिछला था, रिजल्टेंट का फार्मूला ये आया था, थीटा जीरो पे दो वेक्टर का रिजल्टेंट तभी मैक्सिमम आएगा जब उनके बीच थीटा की वैल्यू जीरो है, मतलब वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तभी ना। थीटा जीरो का मतलब क्या, दो वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में, उसका मतलब उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम आने। थीटा जीरो रखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉल्व करोगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, ए प्लस बी आ जाएगा, क्योंकि दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल। जैसे ही आप थीटा 90 रखोगे, कॉस 90 जीरो होता है, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा अंडर रूट ए, मतलब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऐसे होंगे, मतलब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगी। यहाँ पे कॉस 90, जब थीटा 180 रखोगे तो कॉस 180 माइनस वन होता है, सबको पता है। एक ही जगह यहाँ माइनस आ जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ये किसका फार्मूला है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का स्क्वायर है तो बाहर क्या आ जाएगा, तो इसका मतलब है ए और बी के बीच में एंगल 180, ये एंगल कितना होगा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ऐसा ही होगा। अरे पूरी स्ट्रेट लाइन 180 ही होती है ना। ये थोड़ा काम का है, इसको इसको थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। टेन अल्फा किसके बीच का एंगल है, रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का, ये ध्यान। ए हमेशा नीचे है, ठीक है, और ऊपर बी साइन थीटा है और नीचे ए प्लस बी कॉस थीटा है। टेन अल्फा यही था आपका, टेन अल्फा भी थोड़ी देर पहले निकाले थे, ये आया था ना। टेन अल्फा किसके बीच का एंगल है पता है, वेक्टर ए और रिजल्टेंट के बीच का। अगर थीटा जीरो रखोगे तो साइन जीरो हो जाएगा, तो पूरा जीरो मतलब अल्फा जीरो हो जाएगा। जब थीटा 90 होगा तो टेन अल्फा कितना होगा बी बाई ए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब थोड़ा सा कुछ कॉमन पॉइंट्स है तुम्हें पता होना चाहिए जो थ्योरेटिकल बेस्ड। ए ये अल्फा है, ये बीटा है, ये ए और बी। अगर मैंने कहा ये पता कैसे चलेगा कि अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा है, अगर ये आपको पता करना पड़ जाए कि बताओ कि जो एंगल है ये आपका रिजल्टेंट है, तो ये वाला एंगल ज्यादा है कि ये वाला, ये अगर आपको पता करना हो तो आपको उनका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। कि अगर हमें ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है किससे, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वो रिजल्टेंट से कम एंगल पे होगा, समझ गए। अगर ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ये ज्यादा है तो ये छोटा होगा अल्फा, बीटा बड़ा होगा, देखो ये प्रूव्ड है, ये आप याद रख लो। और अगर मैग्नीट्यूड बी का ज्यादा है, किसका, इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से ज्यादा है तो अल्फा बड़ा, तो कौन बड़ा होगा फिर अल्फा। और अगर दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है तो आपको पता है रिजल्टेंट एकदम बीच से जाता है, कहाँ से जाता है, कहाँ से जाता है, बीच से जाता है, समझ गए। तो रिजल्टेंट विल बी क्लोजर टू द वेक्टर हैविंग लार्जर मैग्नीट्यूड, समझ गए।
तो रिजल्टेंट उसके क्लोजर होगा। जब वो क्लोज, देखो जब ए ज्यादा होगा तो रिजल्टेंट उसके पास होगा तो अल्फा छोटा हो जाएगा। लिखा है ना, रिजल्टेंट विल बी क्लोजर टू द वेक्टर हैविंग लार्जर मैग्नीट्यूड। अगर बी ज्यादा हुआ तो रिजल्टेंट उसकी तरफ शिफ्ट हुआ होगा, तो बीटा कम हो जाएगा किससे, अल्फा से। तो अल्फा बड़ा हो जाएगा। जो वैल्यू ज्यादा होगी रिजल्टेंट उसके जस्ट पास से गुजर रहा होगा, तो एंगल उससे, उस वेक्टर से उसका एंगल कम हो जाएगा। समझ गए? यही ये लिखा हो, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा वो कम एंगल पे होगा रिजल्टेंट से। समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, आप इसको याद रख लें। चलो बाकी हम अगले लेक्चर में क्वेश्चंस देखेंगे। ये थी हमारी सारी थ्योरी जो कंप्लीट हो गई। अभी थोड़ी बहुत थ्योरी बची है, उसको हम देख लेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है? हाँ, चला जाए। हम्म। चलिए मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। ओके, आप मेहनत से पढ़िए।